हमारे साथ दो मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। रवि किरण देशमुख हैं और एस बालाकृष्णन हैं। आपने सुना अभी हमारे सहयोगियों को, अभी जो हो रहा है वो और उसके पीछे एक वजह, जैसे सुनील भी बता रहे थे कि उनकी बयानबाजी जो संजय राउत की है वो एक बड़ी वजह तो है ही, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके खिलाफ में जो मामले हैं उसमें कुछ कागजात, कुछ सबूत तो होंगे ही, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन रवि किरण जी, ये संजय राउत का आरोप है कि ये तमाम झूठे दस्तावेज बनाए गए हैं मेरे खिलाफ, लोगों को मार मार कर मेरे खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं। जाहिर है कि कुछ पुख्ता सबूत, कुछ कागजात इनके खिलाफ होंगे। कितना बड़ा घोटाला है ये पात्रा चौल घोटाला, इसमें संजय राउत तो फंसे ही हैं, पर अब जो पहले से ही शिवसेना इस वक्त डाउन एंड आउट है और झेल रही है, सरकार उनकी गई, और उनकी कितनी मुश्किल और उनके ऊपर किस तरह का शिकंजा कसता है अब इस मामले से। देखिए, शिवसेना तो काफी बचावात्मक रूप में जाएगी अभी, क्योंकि शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उनके लिए ही संजय राउत सारी बातें करते थे। हम देखते हैं दिल्ली में भी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी का चीफ हमेशा मीडिया के सामने आकर बयानबाजी तो नहीं करता। उनका प्रवक्ता जो होता है सबसे खास, वही मीडिया के सामने उनकी तरफ से बात करता है। तो संजय राउत हमने देखा है, दिल्ली में हो या मुंबई में हो, नेशनल मीडिया हो या स्टेट मीडिया हो, हमेशा ठाकरे परिवार के लिए बात करते रहे हमेशा। तो जाहिर है कि अब उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, तो शिवसेना को काफी बचावात्मक भूमिका में जाना पड़ेगा। उनके सामने कई राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना अभी बाकी है। और ये आज की जो कार्रवाई है ईडी की, इससे साफ ये होता है कि अब देखिए, ठाकरे परिवार के नजदीक ये मामला जा रहा है। पहले तो उद्धव ठाकरे के जो श्रीधर पाटनकर ब्रदर इन लॉ थे, उन पर कार्रवाई के संकेत हमको मिल रहे थे। ये बीच में ही रुक गई या कहीं चल रही होगी जांच, तो उसका पता नहीं हमें। लेकिन उसके बाद संजय राउत को हाथ लगाना, इसका मतलब जाहिर है कि ईडी की कार्रवाई उद्धव ठाकरे के परिवार के काफी निकट जाती दिखाई दे रही है, और उनको राजनीतिक संकट का सामना करना, इसके सिवाय उनके हाथ में अभी कोई तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक संकट जो है वो और बढ़ रहा है ठाकरे परिवार का, और ये जो परेशानियां हैं, जो शिकंजा जकड़ रहा है, वो और ज्यादा करीब आ रहा है ठाकरे परिवार के। तो एस बालाकृष्णन, आपको क्या लगता है कि संजय राउत के बयानों के बारे में भी मेरे सहयोगी सुनील भी ये बता रहे थे कि शिवसेना कैंप के बहुत सारे लोगों का ये कहना, जो अब चले गए शिंदे कैंप में, कि जो संजय राउत के बयान रहे हैं हर दिन के, वो बहुत ज्यादा सोच कर नहीं बोलते, और उसकी वजह, वो भी एक बड़ी वजह रही है जो ये लोग शिवसेना का एक धड़ा जो है वो अलग हो गया, उसकी एक बड़ी वजह संजय राउत भी रहे हैं। तो संजय राउत अगर इस तरह का नुकसान पहुंचा रहे थे, तो क्या लगता है आपको कि ठाकरे परिवार की या उद्धव ठाकरे की क्या मजबूरी रही है कि अभी भी वो उनका बचाव करते दिखते हैं, या फिर अगर संजय राउत की वजह से इतनी मुश्किल है तो उन्हें अलग थलग नहीं किया जाता? अब इतना बड़ा घोटाला जो है उसका आरोप उनके सर पे है, तो क्या लगता है आपको इस पर? देखिए नगमा जी, शिवसेना में दो व्यक्ति हैं जो उद्धव ठाकरे उनके परिवार के बहुत ही निकट हैं। एक है मिलिंद नार्वेकर और दूसरा है संजय राउत। तो वो इस परिवार के बारे में काफी सारी चीज वो जानते हैं। जो भी ट्रांसैक्शंस हुआ, डिसीजंस हुआ, उसमें वो खुद सहभागी रहे। तो पूरा का पूरा जो अंदर की बात कहते हैं, तो संजय राउत इज अ मैन हु नोज टू मच, वो एक बात है। और दूसरी बात, एकनाथ शिंदे का गठ जो है, उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया संजय राउत के ऊपर कि वो शरद पवार के कहने के ऊपर काम करता है, और शरद पवार चाहता है कि शिवसेना कमजोर हो, इसके लिए वो संजय राउत को इस्तेमाल करते रहे। आप देखिए, पिछले बार जब ईडी ने समन्स किया संजय राउत को, तो अगले दिन सुबह के पहले फ्लाइट में शरद पवार दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी साहब से मिले, और उसने ये दरख्वास्त किया कि संजय राउत के ऊपर कोई कार्रवाई न हो। उसके बाद ईडी ने कुछ महीनों के लिए छुप बैठा, लेकिन अभी हालात टोटली बदल चुका है महाराष्ट्र में, और शरद पवार खुद कंप्लीटली साइडलाइन हो गए, तो वो भी कुछ इनके बचाव नहीं कर पा रहे। और आज जो अरेस्ट हुआ संजय राउत, ये सही माने उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा संकेत है केंद्र सरकार की तरफ से,
कि आप जरा मेहरबानी करके आप लाइन में आइए। आप जो ये आपका जो तेवर जो है टोटली नेगेटिव ऑब्स्ट्रक्टिव तेवर जो है ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और अगर संजय राउत को वो लोग अरेस्ट कर सकते हैं तो कल उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी कुछ फाइल वो लोग खोल सकते हैं। ऑलरेडी जैसे मेरे मित्र ने कहा, रविकरण ने, उद्धव ठाकरे के कुछ जो उनके जीजा जी है उनके बारे में फाइल खोला है, लेकिन अभी हाल में सीबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि हम उसको क्लोज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केस को रीओपन नहीं कर सकते। और रही बात जो है पथरावाला चाल का, जो है 670 जो है जो मराठी मानुस है, गोरेगांव के मराठी मानुस, और शिवसेना हमेशा ये दावा करती है कि हम मराठी मानुस के लिए काम करते हैं, लेकिन इसमें सबके सब मराठी मानुस है। अब भी इतने सालों से वो रास्ते में है, बेघर है, उनके बारे में शिवसेना संजय राउत कुछ नहीं करते। और संजय राउत कहते हैं कि ये कि महाराष्ट्र का अपमान है, उनका जो आज अरेस्ट हुआ वो महाराष्ट्र का अपमान है और महाराष्ट्र को कमजोर करने का। इसका मतलब क्या कि संजय राउत इस महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र संजय राउत, इनका ईगो जो है इतना बड़ा ईगो हो चुका है, और आज के बाद संजय राउत का जो है पूरा तेवर कंप्लीटली वो डाउन हो जाएगा। और उनका जो कहना है कि शिवसेना को कमजोर करने का साजिश है या नहीं, लेकिन आज के बाद शिवसेना जो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे जो गठ जो है ऑलरेडी बहुत कमजोर हो चुका है और कमजोर हो जाएगा, और जो बचे कुछ लोग हैं वो भी एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे। ऑलरेडी 12 एमपी उनके साथ में है और कम से कम 40 एमएलए उनके साथ में है। और आने वाले दिन जो अभी जो कार्रवाई हुई है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें चाहे शिवसेना की तरफ से कई बयान आ रहे हों कि ये शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश है, महाराष्ट्र इससे कमजोर होगा, लेकिन महाराष्ट्र में, और आप तमाम लोग जैसा बता रहे हैं, आप दोनों वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र में संजय राउत या जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके खिलाफ आप कह रहे हैं कि इस समय काफी एक सेंटिमेंट हो गया, पहले से ही कमजोर है उद्धव कैंप जो है, और अब और लोग जो हैं वो खिसक रहे हैं, खिसकेंगे इसके बाद, क्योंकि घोटाला तो है और इसमें मराठी मानुस इन्वॉल्व हैं, उनके लिए कुछ किया नहीं अभी तक ये शिवसेना ने। तो इसमें रविकिरण जी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, वो कितना भी आरोप लगाएं, आपको लगता है कि इससे लोग जो हैं वो कन्विंस नहीं होंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई है और वो एजेंसियों को इस्तेमाल करके विरोधियों के ऊपर हमला कर रही है? क्या आपको लगता है कि इस तरह का अगर हल्ला गुल्ला ये लोग करते हैं तो इस बात के ऊपर कोई इस बात को मानेगा कि हाँ ये बदले की भावना से ही सिर्फ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जो अब तक सुनने में समझने में आ रहा है, खास करके संजय राउत के खिलाफ लोगों की सेंटिमेंट है, जो पत्रकार हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कैसे इनका ईगो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और किस तरह की इन्होंने नुकसान पहुंचाया है शिवसेना उद्धव कैंप को। देखिए नगमा जी, ऐसा है कि इसमें दो महत्वपूर्ण अंग है। एक तो है राजनीतिक दल अपने फायदे की बातें लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो जो कार्रवाई राजनीतिक दृष्टिकोण से की जा रही है उसका राजनीतिक फायदा भाजपा को कितना होगा, ये एक एंगल हो गया। लेकिन एक पत्रकार के रूप में मैं इतना कहना चाहूंगा, बालकृष्णन मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कम से कम 12 साल से मैं पत्राचाल की बात सुनते आ रहा हूँ और मैंने रिपोर्टिंग भी की है, मैंने काफी बार देखा है ये। इसका जो महत्वपूर्ण अंग है मैं आपको बता दूं, जैसे थोड़ा सा उन्होंने बताया था बालाजी ने कि कम से कम 600-700 परिवार है, मराठी परिवार उसमें रहते हैं गोरेगांव में। ये बड़ी जमीन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है। मैं 2008-9 से इसके बारे में सुनता आ रहा था। आज तक किसी राजनीतिक दल ने, और आज भी मैं नहीं सुन रहा हूं कि ये मामला जहां तक ईडी पूछताछ कर रही है, क्या संजय राउत के पीछे इस मामले में जाना नहीं चाहता है? कोई भी केंद्र की संस्था या राज्य की संस्था इस मामले में डीप में नहीं जाना चाहती है क्या? क्योंकि जब तक प्रशासन का रोल क्या रहा, उस समय कौन सी गवर्नमेंट थी जिस गवर्नमेंट ने प्रवीण राउत को काम दिया, जिस गवर्नमेंट ने, जिस माड़ा के प्रशासन ने इस सिफारिश को मंजूर किया कि इसका काम प्रवीण राउत को दिया जाए और प्रवीण राउत के रूप में संजय राउत ने इसका फायदा उठाया, क्या इस एंगल को कोई नहीं छुएगा? क्योंकि इस मामले में भाजपा अगर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है, चाहे वो उठा भी सकेगी, क्योंकि आज उनके हाथ में केंद्र की सरकार है, सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज उनके साथ में है। लेकिन उससे आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। पत्राचाल के निवासी जो लोग आज भी तरस रहे हैं, हमको घर नहीं मिल रहे, क्या कोई ठोस कार्रवाई इस बारे में करने की भाषा केंद्र करता है या राज्य सरकार करती है? दोनों नहीं कर रहे हैं आज इसमें। दोनों डीप में नहीं जाना चाहते हैं कि पत्राचाल का काम
किस बलबूते पर प्रवीण राउत की कंपनी को मिला, क्यों दिया गया, क्या क्राइटेरिया उन्होंने लगाया, और ये काम अगर रुका हुआ है तो उसका जिम्मेवार कौन है? क्या कोई राजनीतिक नेता अकेला जिम्मेवार होता है? नहीं, प्रशासन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे संविधान भी कहता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद, 3 अंगों चलते हैं, हमारे सारा देश चलता है। तो क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं जिम्मेदार नहीं ठहराओगे कि क्यों पत्राचाल का मामला ये पीछे पीछे जाता रहा और क्यों प्रवीण राउत को ये काम मिलता रहा? नगमा जी, और थोड़ा समय लेता हूं आपका। दूसरा एंगल है, देखिए दादर में कोहिनूर मिल है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, शिवसेना भवन के सामने कोहिनूर मिल थी। कोहिनूर मिल को IL&FS कंपनी और कुछ पॉलिटिकल नेताओं ने मिलकर उस जमीन को लिया और वहां पे बड़े बड़े मॉल बनवाए, बड़ा काम किया, ऐसा मामला भी सामने आया। बीच में ईडी की एक नोटिस राज ठाकरे को भी मिली थी और वो भी ईडी के सामने पेश भी हुए थे। आज उस मामले की छानबीन कहां तक पहुंची है, उसमें क्या हो रहा है, जनता को कोई पता नहीं है। मैं तो एक पत्रकार के रूप में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर ईडी कुछ चीजों की छानबीन करती है या CBI, कम से कम उन्होंने कहीं पीरियोडिक के लिए तो कम से कम लोगों को यह बताना चाहिए कि हमने शुरुआत कहां से की और आज हम कहां तक पहुंचे हैं और इस मामले का आखिर क्या मकाम रहेगा, आखिर होगा क्या इस मामले में। क्योंकि लोग सुनते हैं, लोग देखते हैं और बातें वहीं की वहीं रहती है। ये मुझे कहने का मेरा उद्देश्य। जी, आपने सही कहा। और दूसरी ये कि इसमें ये भी जानना जरूरी है कि इसमें 600 से ज्यादा, करीब 672 विस्थापित लोग हैं ये पात्राचाल मामले में, तो उनके भी भविष्य का सवाल है। और लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है जिसमें अब ईडी की पूछताछ हो रही है और संजय राउत पे शिकंजा कसा है। तो क्या इसका असर होगा, कितना नुकसान होगा, ये सब समय बताएगा। अभी धन्यवाद आप लोगों का इस बारे में चर्चा करने के लिए। शिवसेना को और कमजोर करने की साजिश है ये शिवसेना कह रही है, लेकिन सवाल ये जरूर बना हुआ है कि शिवसेना को नुकसान दरअसल कौन पहुंचा रहा है और शिवसेना को वाकई कितना बड़ा झटका लगेगा ये संजय राउत की जो पूछताछ अब ईडी में हो रही है।